मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं क्विज 4+1 के दूसरे एपिसोड में। और जैसा कि मैंने इसके पहले एपिसोड में आपको बताया था कि क्विज 4+1 का सिलसिला कुछ इस प्रकार रहेगा कि मैं आपसे हर एपिसोड में 5 प्रश्न करूंगा। पांचों प्रश्नों के पूछने का सिलसिला होगा 1 से 5, लेकिन उत्तर देने का जो सिलसिला होगा वो होगा 5 से 1। लेकिन मैं 5वें प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। 5वें प्रश्न को मैं कैरी ऑन कर लूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा अगले एपिसोड के लिए। लेकिन जिन 4 प्रश्नों का उत्तर दूंगा उनको मैं पूछूंगा तो ऑर्डिनल वे में, लेकिन उत्तर दूंगा मैं रिवर्स वे में, यानी 4, 3, 2, 1। और 5वां प्रश्न चला जाएगा आगे में। तो एपिसोड 1 यानी पहले एपिसोड में मैंने जो प्रश्न किया था, 5 प्रश्न जो किए थे, उसमें जो 5वां प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर मैं इस एपिसोड के शुरू में देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के इस एपिसोड नंबर 2 के क्विज 4+1 में और आज के प्रश्नों को भी जानेंगे। लेकिन पहले उत्तर। पहले एपिसोड में के 5वें प्रश्न में मैंने आपसे पूछा था कि वह कौन सा भारतीय क्लार्क या लिपिक था जिसे अंग्रेजों ने क्वीन विक्टोरिया के सर्विस में एक खानसामा बनाकर के भारत से भेजा था, जो पहले आगरा के जेल में कार्यरत था और बाद में वह क्वीन विक्टोरिया का नौकर बना। लेकिन नौकर बन करके यानी खानसामा बावर्ची बन करके वह वहां काम शुरू किया और धीरे धीरे करके वह क्वीन विक्टोरिया के इतने क्लोज आ गया कि पहले तो वह उसका लगभग 12 से 13 वर्ष तक वह उसका उर्दू टीचर रहा और उसी क्रम में वह उससे काफी अंतरंग हो गया। इतना अंतरंग हो गया कि उसका विक्टोरिया के साथ रहना पूरे इंग्लैंड में एक तरह से विवाद और चर्चा का विषय रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वह लिपिक या क्लर्क था अब्दुल करीम, जो क्वीन विक्टोरिया का नौकर बना, खानसामा बना, बावर्ची बना और बाद में उसका उर्दू टीचर। लेकिन उर्दू टीचर रहते हुए वह क्वीन विक्टोरिया के साथ इतना अंतरंग हो गया कि वह पूरी तरह से क्वीन विक्टोरिया और उसका जीवन तो क्या, क्वीन विक्टोरिया का जीवन पूरी तरह से विवादों के बीच में अब्दुल करीम को लेकर घिरा रहा। मित्रों, अब आते हैं आज के एपिसोड में और आज के जो 5 प्रश्न होंगे उनका भी सिलसिला कुछ इसी प्रकार होगा। 1 से 5 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। 5वां प्रश्न चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड में अगले एपिसोड में। लेकिन जो 5 प्रश्न मैं पूछूंगा ऑर्डिनल वे में, उत्तर दूंगा रिवर्स वे में। यानी 5वां प्रश्न तो चला जाएगा एपिसोड नंबर 3 के लिए, तो फिर मैं पहले उत्तर दूंगा क्वेश्चन नंबर 4 का, 3 का, 2 का और 1 का। यानी पहले प्रश्न के उत्तर के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी अंत तक। लेकिन इस बीच में आप इस वीडियो को रोक करके आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं। पॉज बटन दबा करके आप चेक कर सकते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर से आप किस हद तक वाकिफ हैं, किस हद तक इनको जानते हैं। तो चलिए अब हम आज के इस क्विज श्रृंखला को या क्विज श्रृंखला की दूसरी कड़ी एपिसोड नंबर 2 को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का प्रश्न है, तिब्बत पर चीन के कब्जे में भारत के या इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 1947 नेहरू ने किस प्रकार से मदद की थी। मदद क्यों की थी, यह प्रश्न तो बाद में आता है, लेकिन मैंने उसी में क्यों भी छिपा हुआ है। लेकिन मदद कैसे की, यह भी उसी क्यों का एक हिस्सा है। तो आप इस पर सोचिए, थोड़ी देर आप रुक सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि चीन हमारा नेहरू के जमाने से शत्रु रहा है, इसीलिए यह प्रश्न बहुत ही लाजिम है। अब हम आते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है नाइला कादरी। ये नाइला कादरी कौन है? इसको अगर हम थोड़ा एक्सटेंडेड वे में अगर इस प्रश्न को करें तो कौन है नाइला कादरी, जो भारत में आकर हाल ही में यानी 2023 में लगभग 1-1.25 महीना यहां ठहरती हैं, हरिद्वार और अन्य भारतीय तीर्थ स्थलों पर जाती हैं नाइला कादरी, और वहां जाकर वे अलग अलग मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आप सोच सकते हैं। जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर सोचें, पॉज बटन दबाकर आता हो तो आप एकदम हर्षित होकर के इसे आप नोट डाउन कर लें और फिर आप अंत में चेक करेंगे कि आज के 5 प्रश्नों में से जो 4 के उत्तर मैं बताने वाला हूं उन चारों का महत्व क्या है। क्योंकि मेरे प्रश्न पूछने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, बल्कि ये जो प्रश्न है इनमें से कुछ एक प्रश्न तो श्योरेस्ट वे में गाइडेड हैं, डायरेक्टेड हैं, लोडेड हैं जागरूकता के लिए
और जानकारी तो है ही है इनमें। आते हैं मित्रों आज के तीसरे प्रश्न पर। आज का तीसरा प्रश्न है, उस अभिनेता का नाम बताएं जिसे बॉलीवुड या भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार होने का गौरव प्राप्त है, और जो अभिनेता होने के साथ साथ, चूंकि इतना हिंट काफी नहीं होगा और आप कहीं ऐसे नाम पे ना आ जाएं जो बहुत रिसेंट हो, इसीलिए मैं एक और हिंट देता हूं कि जिसे बॉलीवुड एक्टर होने के साथ साथ एक होम्योपैथ डॉक्टर होने का भी, एक तरह से कह ले उसका होम्योपैथ डॉक्टर होना भी उसकी पहचान है। ये रहा आज का तीसरा प्रश्न। अब हम आते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। मित्रों, स्टालिन यानी रूस का एक क्रूर शासक, स्टालिन की क्रूरता से, या कह लें कि स्टालिन की क्रूरता के विरोध में किस भारतीय कम्युनिस्ट लीडर ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ करके रेडिकल ह्यूमनिस्ट नामक एक संस्था बनाई? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्टालिन की क्रूरता की बात करेंगे तो इस प्रश्न का एक उपभाग आप अपने मन में सोच सकते हैं कि क्रूरता यानी क्या, यानी स्टालिन ने कितने लोगों को मरवाया होगा। आप इसको भी, इस प्रश्न के उत्तर में आप सोच सकते हैं, पहुंच करके सोच सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों का भी उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इस प्रश्न के जो दो भाग हैं, यानी कि किसने छोड़ी, तो वो व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी क्रूरता वाला प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही। अब हम आते हैं आज के पांचवें प्रश्न पर, जिसका उत्तर हम इस एपिसोड में नहीं देंगे। इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले एपिसोड के लिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में एक तथाकथित एक सोशल रिफॉर्मर हुआ है, उसे मैं समाज सुधारक कहता हूं तो थोड़ा अजीबोगरीब लगता है, इसीलिए मैं उसे अंग्रेजी में सोशल रिफॉर्मर कहता हूं, यानी पेरियार। पेरियार का पूरा नाम भी आप सोच सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह सोचना भी। प्रश्न यह है कि साउथ इंडिया का रहने वाला पेरियार, पूरा नाम आप सोचेंगे, और इस्लाम का फाउंडर मुहम्मद के बीच में क्या समानता है? मुहम्मद अपनी सारी जिंदगी बिताता है मक्का मदीना में, और वह भी 17वीं शताब्दी में, और पेरियार पैदा होता है 19वीं शताब्दी के अंत में और अपना सारा जीवन बिताता है वो 20वीं शताब्दी में। इन दोनों के बीच में कैसी खिचड़ी पक सकती है, किस तरह की घटिया समानता हो सकती है, आप इस पे सोचें, इस पे जरूर सोचें, क्योंकि कुछ लोगों को जिस प्रकार से मुहम्मद को एनवाइंट कर दिया गया है एक बहुत बड़ी मानवता के ऊपर, उसी प्रकार से पेरियार भी बहुत बड़े जनसमूह का मिसगाइडर है। तो ये रहे आज के 5 प्रश्न, जिसमें जो 5वां पेरियार और मोहब्बत वाला प्रश्न है इसे मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा एपिसोड 3 के लिए। लेकिन जो आज के 4 प्रश्न हैं उन पर मैं लौटता हूं रिवर्स गियर में। रिवर्स गियर का मतलब है पहला चौथा प्रश्न है, यानी स्टालिन की क्रूरता को देख करके या स्टालिन की क्रूरता के विरोध में किस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ करके रेडिकल ह्यूमनिस्ट नाम की संस्था बनाई। और इसका उत्तर है मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय। एमएन रॉय वह व्यक्ति है मित्रों, आपको बता दूं, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिज्म को भारत में लाने वाला पहला व्यक्ति, जिसमें स्टालिन की क्रूरता, अब आप आइए क्रूरता वाले पॉइंट पे, स्टालिन ने 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों को, अपने ही लोगों को, रूस के लोगों को मरवा दिया था या मार दिया था। अपनी हाथों से तो गन लेकर के सबको मारेगा नहीं, क्योंकि वो शासक था वहां का, तो स्वाभाविक है उसके कहने पर उसकी सेना ने उन्हें मारा। तो सारी जिम्मेवारी तो स्टालिन की होती है, तो इसलिए ऐसा कहना कि मरवाया नहीं, स्टालिन ने मारा। 20 मिलियन पीपल यानी 2 करोड़ लोगों का हत्यारा स्टालिन। उसकी इस क्रूरता को देख करके वह मानवेंद्र नाथ रॉय, जो एक समय लेनिन से प्रभावित होकर के उससे मिलने के लिए वो रूस चला जाता है और फिर भारत भी नहीं आता, उसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करने की इतनी जल्दीबाजी होती है कि वह ताशकंद में ही 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करता है। और इसके बाद
वह भारत आता है। लेनिन के मर जाने के बाद स्टालिन के द्वारा की जा रही अमानवीय, यानी क्रूरता तो अमानवीय होती ही है, क्रूरता को देख करके एम.एन. रॉय को लगता है कि इस कम्युनिज्म के लिए मैंने लेनिन का साथ नहीं दिया था, और अगर यही कम्युनिज्म है तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे मैंने फाउंड किया, जिसे मैंने भारत लाया, मैं उसी को छोड़ देता हूं। इस प्रकार से उन्हें रेडिकल ह्यूमनिस्ट नाम की संस्था बनाई। ये था आज का चौथा प्रश्न। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर, यानी वह कौन अभिनेता था जिसे भारत का पहला सुपरस्टार होने का गौरव प्राप्त है। अक्सर इसके उत्तर में लोग भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ये लोग सुपरस्टार थे, लेकिन सबसे पहला सुपरस्टार, जिस तरह से सुपरस्टार की रैंकिंग होती है, वह व्यक्ति था अशोक कुमार, जो बच्चों के बीच में फेमस रहे हैं अपने इस गीत के कारण, रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी, चुक 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 चुक, इस गाने के लिए। और फिर अभिनय तो उनका शानदार था ही। अपने शानदार एक्टिंग करियर के साथ साथ अशोक कुमार एक कुशल होम्योपैथ डॉक्टर भी थे और अपने साथियों और अपने परिवार की वो चिकित्सा भी करते थे। अब हम आते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। वह कौन, नाइला कादरी कौन है? नाइला कादरी एक पाकिस्तानी और एक्साइल्ड पाकिस्तानी महिला है, लेकिन ये परिचय काफी नहीं है कि निर्वासित पाकिस्तानी महिला का क्या मतलब हुआ। थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो वह एक निर्वासित पाकिस्तानी बलोच महिला है, लेकिन इससे भी बात पूरी नहीं होती है। इसका सही उत्तर है कि नाइला कादरी निर्वासित प्रधानमंत्री हैं उस टेरिटरी की जिसे बलोचिस्तान कहा जाता है, और बलोच लोग आज भी संघर्षरत हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एक इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान बनाने के लिए। तो नाइला कादरी देश विदेशों में घूमती हैं, वो अमेरिकन कंट्रीज में रहती हैं छुप छुपा कर, क्योंकि उनके जीवन के ऊपर खतरा है। और उन्होंने अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं बलोचिस्तान के। शी इज द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस ऑफ द एक्साइल्ड गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान विच इज बीइंग गवर्न्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। यह है नाइला कादरी। अब हम आते हैं आज के अंतिम नहीं, आज के पहले प्रश्न पर। तिब्बत पर चीन के कब्जे में नेहरू ने कैसे मदद की, इसकी भूमिका है। पहले इसकी भूमिका को हम समझ लेते हैं कि 6 अक्टूबर 1950 को लगभग 40,000 सैनिक तिब्बत में घुस जाते हैं। तिब्बत के बारे में आप जान लें कि जब तक तिब्बत अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस में था 1950 तक, तब तक वह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश था क्षेत्रफल के लिहाज से, और बहुत शांति प्रिय तरीके से वहां बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। और भारत से उसका अपनत्व तो इस कारण भी था क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो भारत का एक तरह से कहले गिफ्ट था नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को, यानी कि तिब्बत को, चीन को, जापान को, थाईलैंड को, कोरिया को इत्यादि को। तो 6 अक्टूबर 1950 को वहां पर चीनी सैनिक 40,000 की संख्या में घुस जाते हैं और उसके कब्जा करने की कार्रवाई को शुरू कर देते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जब वे लोग वहां, और उसके बाद और लोग आने शुरू कर देते हैं, फिर लगभग 1 लाख से ऊपर सैनिक आ जाते हैं। और चूंकि वहां के लोग शांति प्रिय थे, वहां पर कोई उनका रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई प्रतिरोध नहीं होता है, तो जब सैनिकों की संख्या बढ़ जाती है तो उनके खाने के लाले पड़ते हैं, क्योंकि तिब्बत और जबकि लहासा में ये सारे लोग जुट रहे थे तो वहां पे चावल की खेती नहीं होती थी, और ये चीन के लोग चावल खाने के सैनिक वहां आदि थे, उसके बिना उनका एक दिन भी जीना मुहाल था। और लासा से चीन का जो सबसे नजदीकी शहर था जहां से चावल आ सकता था, वो लगभग 2041 किलोमीटर, मान के चलिए लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। उसका नाम था चेंगू। तो उतनी दूर से अगर सप्लाई आना शुरू करता तो या तो उसको एक चेन बनाना पड़ता जो 24 घंटा चलता रहता। वो लगभग जिस तरह की सड़कों का जाल, उन दिनों सड़कों के जाल का अभाव था, इसमें ऐसा संभव नहीं था, तो वो भी नहीं था। और लेकिन इसमें दूसरी बात ये थी कि भारत के 2 शहर, भूटान के बाएं तरफ तवांग 200 से ऊपर कुछ किलोमीटर, 240-250 किलोमीटर वहां से दूरी थी, और फिर भूटान के बाएं सिक्किम में जो एक दूसरा कलिम्पोंग करके एक जिला शहर लगता है, वो लगभग मान के चलिए 400 किलोमीटर या उससे कुछ कम, 389, 90, 91। तो ये लगभग 400 किलोमीटर भारत का एक शहर, लगभग 300 किलोमीटर भारत, 250 किलोमीटर भारत का दूसरा शहर,
और यहां से चावल जाना संभव था। तो उस समय भारत के जो एम्बेसडर हुआ करते थे चीन में, उनका नाम था केम पनिक्कर। वहां के चाइनीज अथॉरिटीज ने उनको बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे सैनिकों तक चावल पहुंचे। किस लिए पहुंचे? कि निर्दोष शांति प्रिय तरीके से बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले तिब्बतियों को मारा जाए, काटा जाए, मानवता की क्रूर हत्या की जाए, और आप हमें सहायता कीजिए। किस रूप में? चावल भेज करके। चावल कितना भेजना है भाई? तो लगभग उन लोगों के जितनी आवश्यकता है उतनी तो भेजनी पड़ेगी। 3,500 टन चावल भेजने की बात थी और भेजी गई पूरी तरह से। इस प्रकार से करके उस समय का जो वहां का शासक था चाउ एन लाई, उसने कन्विंस किया, और फिर नेहरू शुरू में थोड़े रिलक्टेंट से दिखे, यानी अनिच्छुक से दिखे, लेकिन फिर बाद में ही अग्रीड। 6 अक्टूबर 1950 यानी 1950 से लेकर के 52 तक ये सिलसिला चलता रहा, और धीरे धीरे करके कोई भी बात छुपी तो रह नहीं सकती है। आज की तरह की मीडिया होती तो फिर उन ट्रकों का फोटो आ जाता जो कलिम्पोंग और तवांग से लासा के लिए रवाना हो रहे होते, और सोशल मीडिया में वायरल होता, हंगामा मचता। तो बहुत तरह की, या तो निर्लजता से सरकार इन चीजों को दबा देती और फिर भी सहायता करती रहती, अगर नेहरू टाइप का आदमी होता तो। लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी, इसीलिए बात को खुलते खुलते जो सिलसिला शुरू हुआ था 1950 में, वो 51 पूरी तरह से जारी रहा। धीरे धीरे करके बात फैली, और फिर 21 जून 1952 को बाध्य होकर के नेहरू को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, जहां पत्रकारों के तीखे प्रश्नों का सामना करता हुआ वह जो तथाकथित देशद्रोही प्रधानमंत्री था नेहरू, जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, कुछ लोग गलती से उसके आगे पंडित भी लगा देते हैं, तो उसने क्या उत्तर दिया कि हमने बहुत थोड़ी मात्रा में मानवता के लिए हमने चावल की सहायता की। एक ऐसी मानवता थी कि एक मानव जिसके मानवता के नाम पे तुम सहायता कर रहे हो, और दूसरे मानव की हत्या कर रहा है, एक ऐसी मानवता है। ये था आज का पहला प्रश्न जिसका उत्तर मैंने दिया। ये प्रश्न मैं इसलिए सिर्फ नहीं पूछता कि ये प्रश्न सिर्फ एक क्विज के हिस्से हैं जहां सिर्फ प्रश्न पूछे जाएं, उनके उत्तर बताए जाएं, नहीं, ये प्रश्न हमें हिला देने चाहिए। आज के पांचों प्रश्न मैंने कुछ इसी संदर्भ में पूछे हैं। तो हम फिर आगे मिलेंगे तीसरे एपिसोड में, जहां जागरूकता का अभियान इन प्रश्नों के माध्यम से हमारी जानकारी का, इतिहास को समझने का, वर्तमान को समझने का, क्योंकि मैं सिर्फ इतिहास से ही नहीं वर्तमान से भी प्रश्नों को इसमें शामिल करूंगा। ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हम उत्तर देंगे कि पेरियार और मोहम्मद, यानी जो इस्लाम का संस्थापक था, उनके बीच में कौन सी घिनौनी समानता थी। आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।